हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करवाने वाली हूं आपको चैप्टर ऑफ डिमांड। ये जो डिमांड का चैप्टर है मेरा खुद का पर्सनली फेवरेट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड यहाँ से जितना भी आप इकोनॉमिक्स आगे करोगे सारा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर को आप जितना ज्यादा हो सके अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ना उतना तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मैं भी रियल लाइफ से रिलेट करके ही समझाऊंगी, ठीक है। बाकी साथ में नोट्स वगैरह बनाते रहना, बुक से रीडिंग साथ साथ आपको करनी है, ठीक है। मेरे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे नोट्स हैं। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह फॉलो कर लेना एंड डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट है, फुल कोर्स हम डाल रहे हैं तो सारी प्लेलिस्ट को सेव करके रख लेना, फॉलो करते रहना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। आओ शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारा डिमांड का चैप्टर। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है कि डिमांड का मतलब क्या होता है। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से डिमांड? डिमांड इज द नंबर ऑफ गुड्स or commodities which a consumer is both willing and able to buy at each possible price during a period of time। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं इस डेफिनेशन के अंदर, एक एक करके इन सभी चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहली चीज इसमें आती है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। डिमांड में हम कुछ एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की बात कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी, 10 यूनिट, 12 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, कितने यूनिट, एग्जैक्ट क्वांटिटी की हम यहाँ बात करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर होनी बहुत जरूरी है। कंज्यूमर उस चीज को खरीदना चाहता है, कंज्यूमर का दिल है, उसकी इच्छा है, उसका मन है, कंज्यूमर को वो चीज अच्छी लगती है, कंज्यूमर वो चीज को खरीदना चाहता है, चाहत है, विलिंग है टू परचेज दैट थिंग। एक और चीज यहाँ पर जो आती है वो है कंज्यूमर इज एबल टू बाय। अरे खरीदना तो मैं ताजमहल चाहती हूँ, क्या मैं ताजमहल खरीद सकती हूँ? नहीं। खरीदना तो मैं मर्सिडीज चाहती हूँ, पोर्श चाहती हूँ, क्या मैं वो सब खरीद सकती हूँ? इट विल डिपेंड ऑन माई इनकम, माई बजट। तो हम वही चीजों की डिमांड कर सकते हैं जो चीज खरीदने के हम लायक हैं, यानी कि जो चीज हमारे बजट में, हमारी इनकम के अंदर आती है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे तो सारी दुनिया बोलेगी ना कि मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, तो क्या मर्सिडीज का जो प्रोड्यूसर है वो सारी दुनिया के लिए गाड़ी प्रोड्यूस कर देगा? नहीं करेगा। वो उनके लिए ही प्रोड्यूस करेगा जिनके बजट में मर्सिडीज फिट बैठती है। सो कंज्यूमर की सिर्फ विलिंगनेस से कुछ नहीं होगा, उसकी जेब में पैसा भी होना चाहिए वो चीज खरीदने के लिए। तीसरी चीज यहाँ पर आती है प्राइस। प्राइस के साथ ही हमेशा डिमांड को देखा जाता है। अब मैं मर्सिडीज क्यों बोल रही हूँ कि मर्सिडीज हर कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसका प्राइस इतना ज्यादा है। वी नो द प्राइस ऑफ मर्सिडीज एंड वी नो कि वो प्राइस मेरी इनकम के अंदर फिट नहीं बैठता, इसीलिए वो प्राइस की चीज की हम डिमांड नहीं कर सकते। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड तो हम हमेशा एक रिस्पेक्टिव प्राइस के साथ ही बात करेंगे कि किस प्राइस पे कितनी डिमांड है। अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड कितनी होगी, प्राइस ज्यादा हुआ तो डिमांड कितनी होगी, ठीक है। एंड लास्टली आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब हुआ कि एक महीना, एक साल, एक हफ्ता, ठीक है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम डिमांड को देखते हैं। अब ये पूरी की पूरी आपकी डेफिनेशन है डिमांड की। अब आपको आई थिंक काफी हद तक समझ आने लगी होगी कि ये वो क्वांटिटी है किसी भी चीज की जो क्वांटिटी एक कंज्यूमर खरीदना भी चाहता है और वो खरीद सकता भी है, जो भी उसका मार्केट प्राइस है उस रेट पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वो हो गई मेरी डिमांड। अब ये जो डिमांड है दो तरीके की हो सकती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अच्छा जी, क्या होती है? अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में बात करूं कि एक कस्टमर कितना सामान खरीदना चाहता है, वो उसकी इंडिविजुअल डिमांड होती है। अगर मैं पूरे बाजार के बारे में बात करूं कि पूरी मार्केट में कितने कंज्यूमर हैं, वो कितना सामान खरीदना चाहते हैं, वो मेरी मार्केट डिमांड बन जाती है। समझ आई बात? एक सिंगल कंज्यूमर कितना खरीदेगा, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। पूरी मार्केट में 10 कंज्यूमर हैं तो सबकी डिमांड को प्लस कर दूं तो वो बन जाएगी मार्केट डिमांड। समझ आ गई? ओवरऑल जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है, डिमांड की, इंडिविजुअल डिमांड की, मार्केट डिमांड की। बस इनमें वर्ड यूज करना है सिंगल कंज्यूमर, होल मार्केट। देखो बातें वही है, क्वांटिटी है, विलिंग टू बाय, एबल टू बाय, पर्टिकुलर प्राइस, पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ भी वही है, क्वांटिटी है, फिर विलिंग टू बाय, एबल टू बाय, पर्टिकुलर प्राइस, पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेशन सेम है, इसमें सिंगल कंज्यूमर, इसमें पूरी मार्केट के बारे में बताना है, ठीक है। अगला टॉपिक मेरे पास आता है डिमांड फंक्शन, विच इज नॉट एट ऑल एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर एक बार देख लो। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, ठीक है। अब देखो, कहते हैं कि तुम मर्सिडीज खरीदोगे या नहीं। तुम चलो मर्सिडीज छोड़ो, तुम एप्पल खरीदोगे या नहीं, तुम पानी खरीदोगे या नहीं, तुम एसी खरीदोगे या नहीं,
किसी भी चीज की तुम्हारी जो डिमांड है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है। क्या फैक्टर्स होते हैं इसकी बात करेंगे, आगे करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है, थोड़ी देर बाद या मे बी नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में कर लेंगे। क्या फैक्टर्स हैं उसकी बात करेंगे, पर कोई भी चीज की डिमांड मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर मैं एक रिलेशन बना दूं, एक रिश्ता बना दूं डिमांड और उसके फैक्टर्स के बीच में, उस रिलेशन को डिमांड फंक्शन बोला जाता है। तुम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो डिमांड जो है वो अपने फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सो डिमांड या फिर क्वांटिटी फॉर एनी प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, यहां पर हमने डिमांड फंक्शन लिखा है क्या? हाँ, ये लिखा है, देखो, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। अभी के लिए छोड़ दो ये सारे फैक्टर्स, इनकी बात मैं समझाऊंगी, आगे मैं बात करूंगी। डिमांड फंक्शन क्या कहता है कि जो मेरी डिमांड है इट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, मतलब डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ दीज। इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि मेरी डिमांड 10 यूनिट है, 50 यूनिट है या 1000 यूनिट है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स ले लूं कि इंडिविजुअल डिमांड इन पे डिपेंड करती है, तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इट रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन डिमांड और उसके फैक्टर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट वाला ले लूं तो मार्केट डिमांड फंक्शन भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अगला मेरे पास टॉपिक आता है डिमांड शेड्यूल का। डिमांड शेड्यूल अभी मैं नहीं करा रही हूं तुम्हें, ठीक है, पहले मैं तुम्हें समझाना चाहूंगी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाहूंगी लॉ ऑफ डिमांड। पहले मैं लॉ ऑफ डिमांड समझाती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें डिमांड का शेड्यूल, डिमांड का कर्व, वो सब समझाऊंगी। लॉ ऑफ डिमांड मेरे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज्यादा जरूरी लॉ है। लॉ ऑफ डिमांड ओवरऑल, लॉ ऑफ डिमांड ओवरऑल आपकी हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको देख यूज करते हो, आप कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। मतलब जब भी प्राइस की बात हो रही है, किसी भी सामान की बात हो रही है, तो उसकी डिमांड की भी बात हो ही जाती है। और लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड लॉ है। अगर आपको कोई भी चीज सस्ती मिल रही है तो आप भाग के जाओगे उस चीज को खरीदोगे। अगर कोई भी चीज महंगी मिल रही है तो उसके कस्टमर्स बहुत ही कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी महंगी चीज ले लो, आईफोन ले लो, आईफोन के कस्टमर कम होते हैं। एक छोटा सा 10,000 का जो वीवो वगैरह का फोन है ना, वीवो एंड ऑल ऑफ दिस, उनके फोन बहुत सारे लोग खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ते हैं। सरोजनी नगर मार्केट है दिल्ली में, बहुत ही सस्ते कपड़े मिलते हैं, 50-100 रुपए के कपड़े मिलते हैं। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, धक्का मुक्की करने पे लोग आ जाते हैं, इतनी गंदी भीड़ होती है। वहीं पे कोई बड़ा ब्रांड ले लो, बड़े ब्रांड के शोरूम खाली पड़े होते हैं, वहां पे हार्डली एक आध बंदा होता है। सिमिलरली अगर तुम्हें कोई छोटी गाड़ी लेनी है, नैनो टाइप्स या फिर है ना जो भी गाड़ी 1-2-3 लाख में आ जाएगी, वो बहुत सारे लोगों के पास है। वो गाड़ियां आपको सड़क पे देखने को मिलेंगी। ऑल्टो गाड़ी एक है, बहुत ज्यादा लोगों के पास होती है क्योंकि वो सस्ती है। वहीं पे मर्सिडीज जैसी गाड़ी है तो भैया हजारों में किसी के पास होगी मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी। तो कहने का मतलब ये है, जो भी चीज सस्ती है उसके बहुत सारे ग्राहक होते हैं, बहुत सारे लोग वो चीज को खरीदने को तैयार हैं। पर जो भी चीज महंगी होती है वो कोई खरीदना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो चीज का रेट बहुत महंगा है। सही बात हो गई। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि हर वो इंसान जिसके पास लेट्स से 1 लाख रुपए है, कि हर वो इंसान जिसके पास 1 लाख रुपए है वो जाके आईफोन ले लेगा, ऐसा भी नहीं है। आईफोन आ जाएगा 1 लाख के अंदर, बट इट डजेंट मीन हर वो इंसान जिसके पास 1 लाख रुपए है वो आईफोन ले लेगा। तो हर बार हम ये नहीं बोल सकते कि अरे कंज्यूमर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कई बार लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, फिर भी हम वो सब नहीं खरीदेंगे, हमारा नहीं है दिल आईफोन लेने का, नहीं है, नहीं लेंगे, जरूरी थोड़ी है ना। सो कहते हैं कि कोई भी चीज अगर उसका रेट बहुत कम हो, कोई भी चीज अगर उसका रेट बहुत कम हो तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। एंड कोई भी चीज जिसका रेट ज्यादा होता है उसकी डिमांड बहुत कम होती है। जैसे ही किसी भी चीज का रेट हम कम कर देंगे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वहीं पर अगर किसी भी चीज का रेट हम बहुत ज्यादा कर देंगे उसकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। सिंपल एग्जांपल आप ये भी देख सकते हो, जैसे ही किसी ब्रांड की सेल आती है या फिर दिवाली की सेल आती है, रिपब्लिक डे की सेल आती है, इंडिपेंडेंस डे की सेल आती है, हम सभी बिग बिलियन डे सेल में सामान खरीदते हैं, सभी अमेजोन पे सामान खरीदते हैं। क्योंकि जैसे ही प्राइस कम होता है हर कोई खरीदने चला जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। पर जैसे ही प्राइसेस वापस बैक टू नॉर्मल आते हैं, वैसे जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं डिमांड वापस गिर जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड बस इतनी सी चीज कहता है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, और जैसे ही प्राइस बढ़ा देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड इतनी सी चीज बोलता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, समझ आ गया है सबको। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, हर एक चीज के साथ ऐसा होता है।
हर एक चीज, वेदर इट इज माई क्लासेस, 10,000 की बेचूंगी बहुत कम लोग खरीदेंगे, 1,000 रुपए की बेचूंगी तो लाखों लोग खरीद लेंगे, राइट। तो ये चीज हर चीज पे लागू होती है, राइट। एक कुछ एक एक्सेप्शंस है जिसकी बात हम करेंगे, पर मेजरली लॉ ऑफ डिमांड मोस्ट ऑफ द चीजों पे लागू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, अब देखो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। किसी चीज के प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का अगर मैं एक रिश्ता बना दूं, उस रिश्ते को बोला जाएगा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। आगे पढ़ो मेरे साथ। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल डिजायर मे इन्वॉल्व वांटिंग टू बाय अ प्रोडक्ट, डिमांड रिक्वायर्स बोथ डिजायर एंड एबिलिटी। ये मैंने पहले भी बोला कि डिमांड के केस में भैया तुम्हारी इच्छा से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी औकात, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जेब देखी जाएगी, क्या तुम खरीद सकते हो, क्या तुम उसके लिए पेमेंट कर सकते हो। कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज अ प्रोडक्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू देयर डिमांड, ठीक है ना, एज डिमांड रिक्वायर्स बोथ विलिंगनेस एंड परचेजिंग पावर, ठीक है। अब ये चीज आप यहाँ पे देखिए, प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे जाएगी, प्राइस नीचे जाएगा डिमांड ऊपर जाएगी, ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये हो गया मेरा प्राइस, ये हो गया सॉरी ये हो गया मेरा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इसी लॉ ऑफ डिमांड का ना मैं क्या बना सकती हूँ, ये है लॉ ऑफ डिमांड के डेफिनेशन। अगर मैं इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको बोलूंगी डेफिनेशन। अगर इसी चीज को मैं टेबल की फॉर्म में दिखा दूं तो उसको मैं बोलती हूँ डिमांड शेड्यूल या स्केड्यूल, ठीक है। इसी चीज को पैराग्राफ में लिखूं तो वो बन जाती है डेफिनेशन, इसी चीज को टेबल की फॉर्म में बना दूं तो वो बन जाता है शेड्यूल, इसी चीज को डायग्राम की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में बना दूं तो वो बन जाता है कर्व। वो क्या बन जाता है, कर्व। किस चीज का कर्व है, डिमांड कर्व। किस चीज का शेड्यूल है, डिमांड शेड्यूल, ठीक है। सो जब मैं ऊपर आपको बोल रही थी शेड्यूल के बारे में, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि डिमांड शेड्यूल जो है वो क्या है, बस एक टेबल है, डिमांड और प्राइस का रिश्ता वो दिखाता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड नीचे, प्राइस नीचे, डिमांड ऊपर, वो रिश्ता दिखाता है टेबल की फॉर्म में, तो उसको क्या बोला जाएगा, डिमांड का शेड्यूल, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड का बनाऊं तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, किसी एक कस्टमर की डिमांड का अगर मैं टेब्यूलर प्रेजेंटेशन करूं, ठीक है ना, दैट एक कस्टमर का, तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर सारे कस्टमर्स का कर दूं, ऑल द कस्टमर्स का अगर मैं टेब्यूलर प्रेजेंटेशन कर दूं तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल बनेगा। ये देखिए, इंडिविजुअल डिमांड में क्या है, एक कस्टमर की डिमांड और प्राइस। मार्केट डिमांड में क्या है, मार्केट डिमांड में क्या है, छोटा हो जा, हाँ। तो मार्केट डिमांड में क्या है, पहले कस्टमर की डिमांड, दूसरे कस्टमर की क्वांटिटी जो वो डिमांड कर रहे हैं, और फिर इन दोनों का प्लस, 50 प्लस 60, 40 प्लस 50, फिर इन दोनों का प्लस करके मार्केट डिमांड बना के दिखाई गई है। प्राइस तो वही है, पर पहला कस्टमर, दूसरा कस्टमर एंड फिर फाइनल में मार्केट डिमांड, ये मार्केट डिमांड का शेड्यूल हो गया। मार्केट डिमांड वैसे आता नहीं है पेपर में, मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑल ऑफ दिस, बट ठीक है, सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है, राइट। सो ये हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। ये बीच में एक टॉपिक छोड़ रही हूँ, आगे इसकी बात करूंगी। अभी के लिए लॉ ऑफ डिमांड हमने समझ लिया। लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व की अब मैं बात करती हूँ। डिमांड शेड्यूल क्या है, बस एक टेबल है, टेबल की फॉर्म में अगर मैं प्रेजेंट करती हूँ तो वो शेड्यूल बन जाता है। क्या प्रेजेंट करूंगी बेटा, पॉइंट्स चाहे तो छोड़ दो, चाहे तो मत भी देखो, ना भी देखो। अभी के लिए तुम देखो प्राइस और क्वांटिटी, टेबल इतना ही है बस, प्राइस और क्वांटिटी, ये दो कॉलम आपके टेबल में होने चाहिए, आपके शेड्यूल में होने चाहिए, ठीक है। आप देखो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी गिरती जा रही है। कैन यू सी, प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, क्वांटिटी रिड्यूस होती जा रही है। यही तो मेरे लॉ ऑफ डिमांड ने बोला, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी क्वांटिटी प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। इसका उल्टा भी ट्रू है बेटा, इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर मैं, कहाँ है, कोई खाली जगह है हमारे पास कि नहीं, यहाँ पे है। अगर मैं किसी भी चीज का प्राइस बढ़ा दूं 10, 12, 14, 16, 18, तो उसकी क्वांटिटी गिरने लग जाएगी, 10, 8, 6, 4, 2। मैं इसका उल्टा भी कर सकती हूँ, अगर मैं किसी भी चीज का प्राइस कम कर दूं 20, 18, 16, 14, 12, तो उस चीज की क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी, क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी, 10, 12, 14, 16, 18। समझ आ गया, समझ आ गया। अगर मैं इसी की क्वांटिटी, इसी का प्राइस बढ़ाऊंगी तो क्वांटिटी, क्या कर रही हूं मैं, प्राइस बढ़ाऊंगी क्वांटिटी गिरेगी, प्राइस कम करूंगी क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी, दोनों चीजें ट्रू है,
ठीक है, आपको कोई भी 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, जिसका भी टेबल अच्छा लगे उसका टेबल यहाँ पे लिख के आ जाना। एक बार इंक्रीजिंग फॉर्म में, एक बार डिक्रीजिंग फॉर्म में, वो टेबल आप लिख के आ जाना। ठीक है, बस इतना मेक श्योर करना, ये नहीं हो सकता कि प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ये नहीं हो सकता। या प्राइस भी गिर रहा है, क्वांटिटी भी गिर रही है, ये भी नहीं हो सकता। एक को बढ़ाओ, दूसरे को गिराओ, किसी को भी बढ़ाओ, किसी को भी गिराओ, वो आपकी मर्जी। ठीक है, ये हो गया डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड कर्व की बात करते हैं। अब डिमांड कर्व की बात करते हैं। इन्हीं सारे पॉइंट्स को उठा के अगर मैं एक ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो वो मेरा कर्व बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है मेरा, जहां प्राइस 10 है, क्वांटिटी 8 है। ठीक है, क्वांटिटी को मैं लेती हूँ ओ एक्स एक्सिस पे हमेशा, प्राइस को ले रही हूँ ओ वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या बनता है, 10:8 पे। तो मेरा ये रहा 10, ये रहा 8, तो 10:8 को जोड़ा, ये ए मेरा बन गया। फिर 20:6 पे ये बी बन गया, 30:4 पे सी बन गया, 40:2 पे डी बन गया। तो यू गाइस कैन सी ये हमारा यहाँ पे क्या है, एज पर द पॉइंट ए बी सी डी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये मेरा पूरा शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर्व बन गया। ये जो कर्व है ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। बच्चों को यही नहीं समझ आता नया नया, जब मैं पूछती हूँ ये ऊपर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, ये ग्राफ डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है। कैसे देखना है, राइट की तरफ देखो, राइट की तरफ देखो, यहां से राइट को देखो तो ये नीचे को दिख रहा है ना। अच्छा, ऐसा ग्राफ बनाऊं तो फिर से राइट को देखो, ऊपर को जा रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ये मेरा है डिमांड का कर्व। ये जो डिमांड का कर्व है ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ क्यों है, ये मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के चैप्टर में भी बताया था, जब इंडिफरेंस कर्व की बात करी थी। ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, तो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब अगर एक्स एक्सिस वाली चीज बढ़ रही है तो वाई एक्सिस वाली गिर रही है, या एक्स वाली गिर रही है तो वाई वाली बढ़ रही है। अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इनवर्स रिलेशन है तो ग्राफ पक्का डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, उसकी लाइन नीचे की तरफ जा रही होगी। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है मेरा, जो डिमांड का होता है। ठीक है, अभी तक आज की क्लास में हमने क्या किया, डिमांड क्या होती है, डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। ठीक है, आई थिंक इतना ही बहुत है आज की क्लास के लिए, आगे का अगली क्लास के अंदर हम करेंगे। अभी आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में डन लिख देना कि पूरा लेक्चर तुमने खत्म कर लिया है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में अगले पार्ट नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।